पिछली क्लास के अंदर हमने बात की थी जड़त्व आगुण, जड़त्व निर्देशित तंत्र तथा अजड़त्व निर्देशित तंत्र। जड़त्व निर्देशित तंत्र में हमने क्या पढ़ा था कि जो एक्सेलरेशन है वो क्या होता है, जीरो हो जाता है। उसके अंदर जो वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल्स है वो क्या होती है, कांस्टेंट होती है। अजड़त्व के अंदर हमने क्या पढ़ा था कि एक्सटर्नल फोर्स अगर जीरो हो, एक्सटर्नल फोर्स अगर जीरो हो तो उस समय भी जो एक्सेलरेशन है वो जीरो नहीं होता है, मतलब उसकी वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं होती है। तो हम दो चीज़ें यहाँ पर, उसमें दो चीज़ें हमने पढ़ी थी कि एक्सटर्नल फोर्स दोनों में एब्सेंट रहेगा, एक्सटर्नल फोर्स तो दोनों में एब्सेंट रहेगा, लेकिन जड़त्व में एक्सेलरेशन उसके रेस्पेक्ट में जीरो रहेगा, लेकिन अजड़त्व में उसके रेस्पेक्ट में एक्सेलरेशन डज नॉट इक्वल टू जीरो रहेगा। अब आज हम बात करते हैं यहाँ पर गैलीलियन रूपांतरण। गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन, गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन। गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन तो हम बात की बात है अभी, ये तो गैलीलियन दिया इसलिए इसको गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं। हम बात करते हैं रूपांतरण की। व्हाट इज द ट्रांसफॉर्मेशन? ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब होता है कि अगर कोई पार्टिकल्स है, उस पार्टिकल के निर्देशांकों का एक निर्देशित तंत्र से दूसरे निर्देशित तंत्र में, निर्देशित तंत्र को बताने वाले संबंध को, ठीक है, बात समझ में आई? कोई पार्टिकल है, उसके जो निर्देशांक होते हैं एक्स वाई जेड, एक्स डैश वाई डैश डैश जेड, उसके निर्देशांकों का एक निर्देशित तंत्र से दूसरे निर्देशित तंत्र में संबंध बताने वाली समीकरणों को रूपांतरण समीकरण कहते हैं। इसके बारे में अभी बात करेंगे डिटेल में। अभी तो इसकी परिभाषा देख लो एक बार कि अगर कोई पार्टिकल है, उसके निर्देशांक है, मान लो उसके निर्देशांक है एक्स डैश एक्स वाई जेड टी, ये मान लो उसके निर्देशांक है, ठीक है। इसके रेस्पेक्ट में एक दूसरा फ्रेम है, उसके निर्देशांक है एक्स डैश वाई डैश जेड डैश टी डैश एक्सेट्रा, कुछ भी हो, ठीक। तो ये एक फ्रेम में बात होगी, ये दूसरे फ्रेम में बात होगी। तो इन दोनों में के आपस में जो संबंध बताते हैं उसको क्या कहते हैं? रूपांतरण समीकरण कहते हैं। दोनों में आपस में जो संबंध बताती है इसके समीकरण है वो उसको कहते हैं रूपांतरण समीकरण। और वो गैलीलियन ने दी इसलिए उसको क्या कहते हैं? गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन। अब इसका प्रूफ देख लेते हैं अपन एक बार। पहली चीज तो ये होगी, आपके पास कोई भी कण है, उसके जो निर्देशांक है उनका एक निर्देशित तंत्र से दूसरे निर्देशित तंत्र में संबंध बताने वाली समीकरणों को रूपांतरण समीकरण कहते हैं। द रिलेशन बिटवीन the relation of the coordinates of a particle in one reference of frame to another reference of frame, it's mean क्या होगी उसकी परिभाषा? the relation between the coordinates of a point particle one frame of reference to another फ्रेम ऑफ रेफरेंस। एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, अनदर फ्रेम ऑफ रेफरेंस। अब यहां पर देखो, आप पहले इसकी इनिशियली कोई पार्टिकल है पी बिंदु पर, ठीक। दोनों कोऑर्डिनेट्स, दो फ्रेम एस एंड एस डैश फ्रेम, एस और एस डैश फ्रेम एक दूसरे के ओवरलैप है, ठीक। आफ्टर टी टाइम ये इनिशियल हो गया कब? टी बराबर 0 पर। टी बराबर 0 पर जो एस फ्रेम है वो एस डैश फ्रेम के साथ कॉन्साइड है, लेकिन टी समय पश्चात मान लो एस डैश फ्रेम एस फ्रेम के रेस्पेक्ट में, एस डैश फ्रेम एस फ्रेम के रेस्पेक्ट में कांस्टेंट v वेलोसिटी से गति करता है,
कांस्टेंट v वेलोसिटी से गति करता है तो इसकी जो पोजीशन है मान लो यहाँ आ गई, ठीक, x x डैश, y y डैश, z z डैश, ठीक है। मान लो इस समय इसका जो कोऑर्डिनेट्स है वो है आपका P पॉइंट, x y z, x डैश y डैश z डैश। इसके लिए इसका पोजीशन वेक्टर ये होगा, इसके लिए इसका पोजीशन वेक्टर ये होगा। मान लो ये दूरी आपकी r है, ये दूरी मान लो r डैश है, ये जो दूरी होगी ये जीरो समय पता है, जीरो समय से t समय पश्चात कहाँ पर पहुंच गया, यहाँ पर पहुंच गया O बिंदु से O डैश पर। तो ये किस वेलोसिटी से गति कर रहा है, v वेलोसिटी से। इसने टाइम कितना लिया t, तो ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी vt, ये दूरी कितनी हो जाएगी vt हो जाएगी। इसका डायरेक्शन क्या होगा, ये होगा। अब देख लो यहाँ पर t बराबर 0 पर दोनों फ्रेम जो y और y डैश है या s और s डैश है वो एक दूसरे को कोइंसाइड कर रहे हैं, एक दूसरे को ओवरलैप कर रहे हैं। लेकिन आफ्टर t टाइम, t समय पश्चात जो s डैश फ्रेम है वो s के रेस्पेक्ट में कांस्टेंट v वेलोसिटी से गति करता हुआ वो बिंदु तक पहुंच जाते हैं। तो इन दोनों फ्रेम के रेस्पेक्ट में जो पोजीशन वेक्टर है वो है r और r डैश। अब जो h डैश फ्रेम है वो s के सापेक्ष v वेग से गति कर रहा है इन t टाइम के अंदर, तो o और o डैश के बीच की दूरी कितनी आ जाएगी vt। नाउ फ्रॉम वेक्टर लो, नाउ फ्रॉम वेक्टर लो, नाउ फ्रॉम वेक्टर लो, वेक्टर के नियम से हम क्या कह सकते हैं, इसका डायरेक्शन इधर है r, इन दोनों का डायरेक्शन सेम है तो ये होगा r डैश प्लस vt। इक्वेशन नंबर 1 हो गया, ये इक्वेशन नंबर क्या हो गया 1 हो गया। नाउ तो r डैश बराबर क्या लिख सकते हो आप, r माइनस vt। दीज आर द रिलेशन और कोऑर्डिनेट्स। ये किसका रिलेशन है, कोऑर्डिनेट्स का रिलेशन है। इन गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन t इक्वल टू t डैश इज इनवेरिएंट क्वांटिटी। t और t डैश क्या हो रहेगा, इसमें सेम रहेगा क्योंकि समय के साथ तो ये चेंज हो रहा है, यहां से यहां तक पहुंच रहा है, ये डायरेक्शन में कोई चेंजेस नहीं आ रहा। पोजीशन में डायरेक्शन में x डायरेक्शन में चल रहा है तो समय क्या है, पहले तो 0 था, अब t डैश पे क्या हो गया, t समय पश्चात वो कहाँ आ गया, o डैश पे आ गया, उसके बाद वो स्थिर हो गया। तो ये क्वांटिटी क्या हो जाएगी, t और t डैश में दोनों क्या रहेंगे, समान रहेंगे। नाउ इक्वेशन 2 कैन बी रिटर्न एज, नाउ इक्वेशन 2 कैन बी रिटर्न एज, क्या लिख सकते हैं इसको, x डैश i कैप, y डैश j कैप, z डैश k कैप इज इक्वल टू xi yj zk। ठीक, अब v का डायरेक्शन क्या है आपका, x की तरफ, तो माइनस vt i, इसका क्या हो जाएगा vti। जब दोनों साइड को कंपेयर करेंगे हम तो क्या x डैश बराबर क्या होगा, x माइनस vt। ठीक है,
वाई डैश बराबर वाई, जेड डैश बराबर जेड और टी डैश बराबर टी है से निश्चर मान रहे हैं। तो इक्वेशन नंबर ये हो गया आपके 3। तो इक्वेशन 3 इज नोन एज गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन। इक्वेशन 3 को क्या कहते हैं, ये इक्वेशंस क्या कहलाती है? इक्वेशन 3 इज नोन एज गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन। इक्वेशन 3 क्या कहलाती है? गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन। ठीक है, तो यहां पर देख लो, आप स्टार्टिंग से वापस इसको देख सकते हो एक बार, इस चीज को इनिशियली देखो आप यहां पर। इनिशियली t बराबर 0 पर जो फ्रेम s और s डैश है वो एक दूसरे के ओवरलैप कर रहे हैं, तो इनकी पोजीशन सेम रहेगी। लेकिन t समय पश्चात, t टाइम के पश्चात जो s डैश फ्रेम है वो कांस्टेंट v वेलोसिटी से गति करता हुआ कहाँ पहुंच जा रहा है? o डैश के ऊपर। तो इस दौरान जो इसका पोजीशन वेक्टर है वो o के रेस्पेक्ट में, s फ्रेम के रेस्पेक्ट में r है और h डैश फ्रेम के रेस्पेक्ट में कितना है? r डैश। ये यहाँ से चलने के लिए इसने टाइम लिया t और किस वेलोसिटी से चला? v से। तो ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी? vt। तो वेक्टर लॉ का यूज करने हम, वेक्टर लॉ के अंदर क्या होता है? सेम डायरेक्शन वाला ऐड होते हैं, अपोजिट डायरेक्शन वाला माइनस होता है और उनका मान क्या होता है? 0 होता है। तो यहाँ पर देखो r डैश सिंगल डायरेक्शन है बराबर r डैश r इक्वल टू r डैश प्लस vt, r डैश प्लस vt। तो r डैश बराबर क्या होगा? r माइनस vt हो जाएगा। गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन के अंदर t और t डैश इज इनवेरिएंट क्वांटिटी होती है। फेज स्पेस की बात करेंगे तो ये इनवेरिएंट नहीं होती है, लेकिन गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन के अंदर दोनों क्या होती है? इनवेरिएंट होती है, इसमें कोई बदलाव नहीं आता है। इनवेरिएंट का मतलब होता है अचर या निश्चर कह सकते हैं इसको। अब इक्वेशन 2 जो हमारे को दे रखी है, इस इक्वेशन 2 को हम जो ओपन करेंगे तो r डैश को क्या लिख सकते हो? x डैश i प्लस y डैश j प्लस z डैश k। r को क्या लिख सकते हो? xi प्लस yj प्लस zk। इसी तरह से आप vt है, जो vt का डायरेक्शन क्या होगा? x डायरेक्शन में है, तो ये क्या हो गया? i। तो जब दोनों को हम कंपेयर करेंगे तो x डैश इक्वल टू x माइनस vt, y डैश इक्वल टू y, z डैश इक्वल टू z, t डैश इक्वल टू t। जहां पर जो v का मान है, v का मान क्या है? v क्या चीज है? h डैश फ्रेम का कांस्टेंट वेलोसिटी, h डैश फ्रेम का स्थिर वेग, स्थिर वेग से जो गति कर रहा है, तो ये वेग किसका है? v h डैश फ्रेम का वेग है और क्या है ये? कांस्टेंट। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है, आगे कैलकुलेशंस के अंदर काम आएगी। एक्स वाई जेड और ये तो क्या होगा? वेरी करेगा विद रेस्पेक्ट टू पार्टिकल, क्योंकि जो पी पॉइंट है वो किसकी पोजीशन को शो कर रहा है? कोई पार्टिकल्स है वहां पर रखा हुआ है, उस पार्टिकल की पोजीशन को क्या कर रहा है? वो शो कर रहा है। और एक्स डैश वाई डैश जेड डैश एक्स वाई जेड ये पार्टिकल्स के रेस्पेक्ट में कोऑर्डिनेट्स हैं, इन फ्रेम एस और इन फ्रेम एच डैश। तो ये तो हो गए गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन के कोऑर्डिनेट्स इक्वेशन एक्स वाई जेड। ठीक है, यहां तक। अब हम बात करते हैं, यहां से आगे बढ़ो, वेलोसिटी ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन। अब हम बात करते हैं वेलोसिटी वेग रूपांतरण, वेलोसिटी ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन। वेग रूपांतरण समीकरण, वेलोसिटी ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन, डिफरेंशिएट इक्वेशन 3। समीकरण जो 3 है उसका t के सापेक्ष अवकलन कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा? dx डैश बाई डी टी इक्वल टू dx बाई डी टी माइनस क्या हुआ? ये b हुआ विद रेस्पेक्ट टू t। t के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो dx डैश अपॉन डी टी क्या हो जाएगा? b डैश v माइनस v
तो दीज आर द वेलोसिटी ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन। ये कौन सी होगी? वेलोसिटी ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन हो गया, जहां पर v डैश एंड v वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल, velocity of particle in frame h dash and s respectively, h dash and s respectively। इन दोनों के रेस्पेक्ट में इसका क्या है? ये वेलोसिटी है। और v क्या है? कांस्टेंट velocity of S frame with respect to H dash frame। S frame की वेलोसिटी है किसके रेस्पेक्ट में? H dash frame की में। इसी तरह से इसका करेंगे तो इसका क्या हो जाएगा? dy dash इक्वल टू dt बराबर dy बाई डी टी। तो इसको क्या लिख सकते हो आप? इसको आप लिख सकते हो vx x दिशा के अंदर, ये हो जाएगी आपके पास बी वाई डैश इक्वल टू वी वाई। सिमिलरली वी जेड इक्वल टू क्या आ जाएगा? वी जेड इक्वल टू वी जेड। क्वेश्चन नंबर 4, now acceleration transformation equation, acceleration transformation equation ये क्या हो जाएगी आपके पास? यहां पर देख लो, जो इक्वेशन नंबर 4 है, डिफरेंशिएट इक्वेशन 4 विद रेस्पेक्ट टू टी। इक्वेशन 4 का टी के रेस्पेक्ट में हम डिफरेंशिएट कर देंगे। तो डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या हो जाएगा? अवकलन कर देंगे टी के सापेक्ष, तो क्या हो जाएगा? डी वी एक्स डैश अपॉन डी टी इक्वल टू डी वी एक्स बाई डी टी। वी क्या चीज है यहाँ पर? ये जो कैपिटल वी दे रखा है, ये वी क्या है? वेलोसिटी ऑफ एस फ्रेम। लेकिन ये वेलोसिटी क्या है? कांस्टेंट। तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएट क्या हो जाएगा? 0। तो यहां से जब हम वैल्यू निकालेंगे तो ये आ जाएगा ए एक्स डैश इक्वल टू ए एक्स। Similarly, ay dash is equal to ay and az dash is equal to az is question number 7. Now force क्या होता है? F इक्वल टू एम ए, एक्सेलरेशन है, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 6 बाई एम ऑन बोथ साइड। दोनों तरफ किससे मल्टीप्लाई कर देंगे? इसको m से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो m से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा? m a x डैश इज इक्वल टू m a x, और इसको लिख सकते हैं हम f x डैश इज इक्वल टू f x। अब यहां पर देखो आप, ये हमारी ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशंस आ गई, सारी ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन आ गई हमारी। हमने कोऑर्डिनेट्स के रेस्पेक्ट में भी ले ली, वेलोसिटी भी ले ली, एक्सेलरेशन भी ले लिया और फोर्स भी ले लिया। लेकिन इन सब चीज़ों में एक बेसिक डिफरेंस आपको दिखाई देगा। आप इक्वेशन नंबर 4 को देखो। इक्वेशन नंबर 4 के अंदर वी एक्स डैश इक्वल टू वी एक्स माइनस बी,
मतलब ये क्वांटिटी, ये जो क्वांटिटी है bx डैश, वो इन दोनों के डिफरेंस के बराबर है, ठीक है, इन दोनों का डिफरेंस के बराबर है। इसका मतलब bx डैश डज नॉट इक्वल टू bx, तो ये क्वांटिटी इनवेरिएंट नहीं होगी। ये किसके साथ वेरी करेगी? v के साथ वेरी करेगी, तो ये क्वांटिटी इनवेरिएंट नहीं रहेगी, मतलब ये निश्चर नहीं रहेगी, ये वेरी करेगी, वेरिएंट होगी। लेकिन जैसे हम यहाँ पर बात कर रहे हैं, इसलिए यहाँ की अभी हम इसलिए बात नहीं कर रहे हैं यहाँ पर, क्योंकि हमारा जो मोशन है वो एक ही डायरेक्शन में है, सिंगल मोशन के डायरेक्शन में। हमारा जो कोऑर्डिनेट्स है वो किधर मूव कर रहा है? ओनली एक्स डायरेक्शन के अंदर। तो इस दोनों की हम बात नहीं कर रहे, हम यहाँ पर तक बात कर रहे हैं इसके लिए। तो इसके लिए क्या होगा? bx डैश इक्वल टू bx माइनस b, मतलब bx डैश इज इक्वल टू द डिफरेंस बिटवीन दीज वेलोसिटी, इन दोनों वेलोसिटी के डिफरेंस के बराबर होगा। तो इसको ये दोनों आपस में बराबर नहीं होगी, तो इसका मतलब v डैश bx डैश इक्वल टू bx डज नॉट इनवेरिएंट, ये इनवेरिएंट क्वांटिटी नहीं होगी, निश्चर क्वांटिटी नहीं होगी, ये कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ साथ चेंज होती जाएगी, इस वेलोसिटी के साथ चेंज होती जाएगी। लेकिन जैसे हम इक्वेशन नंबर 6 के अंदर देख रहे हैं, इक्वेशन नंबर आप 6 में देखो, इक्वेशन 6 के अंदर ax डैश इक्वल टू क्या है? ax, जैसे जैसे ये चेंज होगा वैसे वैसे ये चेंज होगा। इसका मतलब जो यहाँ पर ये क्वांटिटी होती है x डैश इक्वल टू ax, ये क्या होती है? निश्चर क्वांटिटी होती है। तो गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन के अंदर त्वरण एक निश्चर मान होता है, जबकि वेग एक निश्चर मान नहीं होता है, और बल भी क्या होता है? एक निश्चर इनवेरिएंट क्वांटिटी होती है। तो आपको ये चीज ध्यान रखनी है कि वेलोसिटी नॉट इनवेरिएंट बट एक्सेलरेशन एंड फोर्स इज इनवेरिएंट क्वांटिटी। ठीक है, ये चीज हो गई आपके पास। ये गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन आ गई हमारे पास, कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर भी आ गई, वेलोसिटी के अंदर भी आ गई, और एक्सेलरेशन में आ गई, और फोर्स में भी आ गई। हमें यह भी पता चल गया कि वेलोसिटी इनवेरिएंट नहीं होती है, जबकि एक्सेलरेशन और फोर्स क्या होता है? इनवेरिएंट क्वांटिटी होती है। कल पिछली क्लास में हमने जो पढ़ा था, पिछली क्लास के अंदर हमने पढ़ा था कि जड़त्व अजड़त्व आघूर्ण, जड़त्व अजड़त्व निर्देश तंत्र, तो उन दोनों में बेसिक डिफरेंस था कि एक्सेलरेशन का, फोर्स दोनों में 0 है, फोर्स जड़त्व के अंदर भी एब्सेंट है एक्सटर्नल फोर्स, अजड़त्व के अंदर भी एक्सटर्नल फोर्स क्या है? एब्सेंट है। लेकिन जो एक्सेलरेशन है वो जड़त्व के अंदर 0 होगा, अजड़त्व के अंदर डज नॉट इक्वल टू 0 होगा। तो उसकी सहायता से हमें पता चल जाएगा कि कोई भी पार्टिकल किसी भी फ्रेम के अंदर अगर मूवमेंट करता है, मोशन करता है, और मोशन के दौरान कोई इक्वेशन वो जनरेट करेगा, उस इक्वेशन के रेस्पेक्ट में अगर एक्सेलरेशन 0 है तो जो फ्रेम है वो जड़त्व होगा। अगर उस एक्सेलरेशन के रेस्पेक्ट में, उस इक्वेशन के रेस्पेक्ट में अगर एक्सेलरेशन डज नॉट इक्वल टू 0 है तो वो जो फ्रेम होगा कौन सा होगा? अजड़त्व निर्देशित तंत्र।